Very good morning, class. Today we are going to cover Chapter 4 of Wildlife Protection Act 1972 with amendments. इसमें अमेंडमेंट्स के साथ हम डाल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा है. अगर हम अमेंडमेंट्स को हटा दें तो ये दो प्रेजेंटेशन में आ जाता. पर जो बच्चे पूरी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे इन्फॉर्मेशंस देना हमारी प्राथमिकता बन जाती है. माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और आगे चलते हैं पार्ट 4 में. तो इंट्रोडक्शन है. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमारा है जो हम पढ़ रहे हैं. इम्प्लीमेंटेड हुआ था 9 सितंबर को 1972 को. इसमें 7 चैप्टर्स हैं, 66 सेक्शंस हैं, 6 शेड्यूल हैं. ये आर्टिकल 252 1 आर्टिकल के साथ क्लॉज 1 के अंतर्गत आया. ये 53वां एक्ट है, 53वां एक्ट है 1972 का. और इसमें जो है कई बार संशोधन हुए हैं, जैसे 82, 83, 86, 91, 93, 2002, 6, 8, 10, 13 एंड 17. ये मेजर अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा. अब आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है चैप्टर 4. चैप्टर 4 प्रोटेक्टेड एरिया, सेंचुरी, नेशनल पार्क और क्लोज्ड एरिया के बारे में है. अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जैसे आप बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस में हो और आपके पास लॉ का पेपर है, लॉ में आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हो, तो अमेंडमेंट्स ये आपको नहीं लिखने हैं कॉपी में. चैप्टर आपको 7, 6, 4A, 4B, 4C आपको नहीं लिखना है, ठीक है. आप बस खाली चैप्टर 4 पढ़ेंगे. यदि आप एमएससी के हैं तो भी आप 4 ही पढ़ेंगे. यदि आप पीसीएस, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तब आपको, या आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तब आपको ये सारे पोर्शन पढ़ना पड़ेगा. पर ये ध्यान रखिए, अगर आप एमएससी के हैं और नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नेट का जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें इन पॉइंट्स को अपने रखना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट और इन्वायरमेंटल एक्ट से क्वेश्चंस बहुत पेचीदा और घुमावदार आते हैं. तो इसको ध्यान रखिएगा. अक्सर पावर्स एंड फंक्शंस को लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा और उस तैयारी के मद्देनज़र आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है. तो आज हम लोग इतना कवर करेंगे जो आपको डार्क दिख रहा है. आगे चलते हैं. तो चैप्टर 4 कहता है प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में, जिसमें सेंचुरी, नेशनल पार्क और क्लोज्ड एरिया आते हैं. वाइल्ड लाइफ एक्ट में कमेटीज सबसे ज़्यादा है. जितने भी एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा कमेटी वाइल्ड लाइफ एक्ट में है, क्योंकि एरिया फिजिकली बड़ा है. कई सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करते हुए कई सारे ट्रांजिशंस बाउंड्रीज भी बनाता है, इसीलिए कमेटीज की जरूरत पड़ती रहती है. तो सेक्शन 18 है कि अब हम सेंचुरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सेक्शन 18 है डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी. अब आपको कोई सेंचुरी को डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे? अब यही चीज़ देखिए आगे नेशनल पार्क में भी लगता है यही चीज़. अब डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगा, डिक्लेयर करके इंफॉर्मेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के प्रेजेंस में होगा ये सब. अब इसमें क्या होता है कि कैसे डिक्लेयर करेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई भी सेंचुरी है, कोई भी इलाका है जो कि जियोमॉर्फोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है, जिसकी जो है फ्लोरा फना कुछ रिच और अलग तरीके से है, जिसका इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, वो प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट उसको है, तो उस एरिया को, उस जो एरिया हेक्टेयर है उसको सेंचुरी डिक्लेयर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है. ऐसा नहीं है कि कोई एरिया सीनिक ब्यूटी का है तो उसको सेंचुरी डिक्लेयर कर देगी वो, ऐसा नहीं होता है. सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए उसको इधर वो जियोमॉर्फोलॉजिकली और जो है आपका क्या नाम है नेचुरली और फ्लोरा फना के अकॉर्डिंग उसका कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होना चाहिए, तभी वो डिक्लेयर करेगी. फिर प्रोटेक्शन ऑफ सेंचुरी की जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की होती है. सिंपल है, सिंपल देख रहे हैं, एकदम सिंपल है. डिक्लेयर कौन करेगा? सेंचुरी. अब कभी कभी क्वेश्चन आता है सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड बाई, अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइंट बोर्ड डाल दिया, तो until and unless you didn't know about these boards you are unable to tick the right answer. अक्सर लोग सोचते हैं अरे सेंचुरी है बड़ी, नेशनल पार्क है बड़ा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट है.
सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट है। फिर प्रोटेक्शन, रख रखाव, मेंटेनेंस, इसकी जिम्मेदारी सेंचुरी की स्टेट गवर्नमेंट पे होती है। वो एक कलेक्टर को मनोनीत कर देता है और ये मनोनीत कलेक्टर जो है यह अपने सारे पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके उस सेंचुरी की देख रेख, रख रखाव का काम करते हैं। यही उनका पावर भी है। देखिए कितना सिंपल है। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्टर का अपॉइंटमेंट कर देगी और उसके बाद क्या करेगी? अब उसको सारे पावर दे दिए कि भाई तुम देख रेख करो, रख रखाव करो, उसमें इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का ड्वेलर्स या पोचर्स की एंट्री नहीं होनी चाहिए और सब निर्धारण करो। सारी पूरी जिम्मेदारी बिना किसी प्रेजुडिस के पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। कोई भी लैंड एरिया को एक्वायर करना है फॉर सेंचुरी, कोई भी लैंड एरिया को इसी तरह एक्वायर करना हो नेशनल पार्क, तो ये स्टेट गवर्नमेंट उस कलेक्टर को फुल टाइम पावर पूरा दी रहती है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन प्रोसीडिंग 2 से 3 साल के अंदर हो जाना चाहिए। ये उसका टाइम शेड्यूल है कि इतने दिन में ये लैंड एरिया एक्वायर हो जानी चाहिए, सारे के सारे अथॉरिटीज़ से क्लियरेंस हो जाना चाहिए। फिर डेलीगेशन ऑफ कलेक्टर पावर के बारे में है कि स्टेट गवर्नमेंट का वो कलेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, वो डिक्लेयर करेगा, उसका डेजिग्नेशन है जो उसके अंतर्गत जो आता है कि डिक्लेरेशन ऑफ एरिया एज सेंचुरी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री इन सेंचुरी, ये उसका पावर है। अब देखिए, रिस्ट्रिक्शन और एंट्री इन सेंचुरी मतलब कि किसी भी पर्सन को ये अथॉरिटी नहीं दी जाती है कि आप एंट्री कर लें। सबको अथॉरिटी नहीं है, लिमिटेड अथॉरिटी है। किसको? गवर्नमेंट सर्वेंट हो, रिसर्चर हो, कोई भी पर्सन जो कि उस सेंचुरी में उसकी प्रॉपर्टी हो, कोई भी व्यक्ति जो उस हाईवे से गुजर रहा हो। परंतु कब है, कैसे है, देखिएगा आप। पब्लिक सर्वेंट हो ऑन ड्यूटी, कोई भी पर्सन उसमें एंट्री कर सकता है, परमिट होना चाहिए उसके पास वाइल्ड लाइफ वार्डन का। कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी है तो वो विजिट कर सकता है, और ये प्रॉपर्टी विजिट करने में भी उसको घर का कागज़ रखना होगा अपने साथ। और फिर कोई भी पर्सन वहाँ हाईवे से गुजर सकता है बशर्ते कि उसकी व्हीकल में किसी भी प्रकार का हिंसक हथियार टाइप में कोई चीज़ ना हो। इवन ब्लेड इज काउंट टू बी ए वेपन इन केस ऑफ नेशनल पार्क सेंचुरी। अगर मान लीजिए आपके पास एक ब्लेड भी है और आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रेवल कर रहे हैं तो यू आर इन बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या में हैं आप बिना परमिट के। परमिट लेंगे तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि आपके पास ब्लेड है, आपके पास गन है। वो जो बियर ग्रिल का आप शो देख रहे हैं इस समय, वो एंट्री, वो परमिशन, एक एक चक्कू के धार उनकी जो है ना, वो कितने डेंजरस है, ये सारी उसमें एंट्री होती है और एंट्री के बाद ही उनको परमिशन मिली है। आप वाइल्ड लाइफ एरिया में जीप नहीं दौड़ा सकते हैं, वहाँ पे आपको वही रेंजर्स की जीप मिलेगी, वही परमिट के बिकना, और बिना परमिट के घुसे नहीं कि जेल में गए। अब परमिट किसको किसको दे सकते हैं? इजीली फोटोग्राफर को मिल जाती है, साइंटिफिक रिसर्चर को मिल जाती है, टूरिज्म को मिल जाती है, इन्वायरमेंटलिस्टों को मिल जाती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिसको चाहेगा उसको परमिट मिलेगी। ये उसका फुल फ्लेज अथॉरिटी होता है। वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट देने के बाद से, इसमें बहुत सारे नियम और भी हैं, वाइल्ड लाइफ परमिट देने के बाद से वो आपका कलेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है। कलेक्टर वहाँ पे जो पोस्टेड अधिकारी होते हैं उनको ये मैसेज कर देता है, कन्वे हो जाता है कि भाई इस दिन विजिट होनी है, या ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में, ये रिसर्चर हैं, फोटोग्राफर हैं वाइल्ड लाइफ, तो ये लोग विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आप उस एरिया में डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, एकदम प्रोहिबिटेड है। सेंचुरी में कोई भी तरीके का तोड़ फोड़ एकदम प्रोहिबिटेड है। कोई भी तरीका आप फायर कैंप नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा सामान नहीं रख सकते। लास्ट में देखिए, बैन ऑफ यूज ऑफ एनी इंजीरियस सब्सटेंस, सेक्शन 32 कहता है कि कोई भी ऐसा सामान आप सेंचुरी में नहीं ले जाएंगे जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए दिक्कत क्रिएट करे, इंक्लूडिंग प्लास्टिक चिप्स पैकेट और प्लास्टिक बॉटल्स। अगर आप ले गए हैं तो अपने साथ उसको वापस लेकर आएंगे, वैसे तो ले जाने ही नहीं देंगे आपको, सिर्फ पानी की बोतल जाएगी।
क्योंकि प्लास्टिक से अगर मान लीजिए वाइल्ड लाइफ कोई ऑर्गेनिज्म अपटेक कर रहा है, वाइल्ड लाइफ का कोई क्रिएचर्स, तो ये उनके लाइफ के लिए थ्रेटिंग हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। सेक्शन 32 कहता है 33 कहता है कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज। क्वेश्चन आता है, डिक्लेयर तो स्टेट गवर्नमेंट कर दिया, कलेक्टर बना दिया, वाइल्ड लाइफ वार्डन बना दिया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बना दिया। कंट्रोल किसके हाथ में है? पूरा ओवरऑल कलेक्टर के हाथ में नहीं है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में होता है। पूरा का पूरा पावर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के हाथ में होता है। अब मान लीजिए कि कोई डिजीज़ स्प्रेड हो गई जो जंगल में बहुत तेज़ी से फैल रही है, जानवर मर रहे हैं, उस केस में वाइल्ड लाइफ वार्डन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रन कर सकता है, उसको ये फुल फ्लेज अथॉरिटी होती है। कोई भी आर्म आप लेकर जंगल के इलाके से गुजरेंगे या जंगल में जाएंगे, आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। कई गोली ले गए हैं, कई गोली आप वापस लेकर आ रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होनी चाहिए, वरना आप पोचिंग कैटेगरी में आएंगे, इलीगल हंटिंग के केस में फंसेंगे। अभी आप पेनल्टी पढ़ेंगे तो देखिएगा, उसमें बहुत सारे केस हैं, इंक्लूडिंग सलमान खान का केस भी मैंने रखा है इसमें। अब डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क को कौन डिक्लेरेशन के लिए क्या प्रोसीजर है? नेशनल पार्क भी स्टेट गवर्नमेंट का एरिया में आता है, उसको भी डिक्लेरेशन का वही प्रोसीजर है जो सेंचुरी का है। देखिए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आप वही चीज़ यहाँ लिख देंगे ना तो सही है, चलेगा, दौड़ेगा एकदम। गेम रिजर्व क्या होता है? गेम रिजर्व वो इलाका होता है जहाँ पे किसी स्पीसीज की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उनको हंटिंग की ज़रूरत है, हंटिंग करके उसको ख़त्म करना है, जैसे नील गाय है या ये मंकीज़ है, उस केस में हंटिंग अलाउ करते तो गेम रिजर्व उसको कहा जाता है, गेम रिजर्व की कैटेगरी में आता है। अब डिक्लेरेशन ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व की कमेटी बनती है। अब देखिए एक कमेटी ये, एक कमेटी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, एक कमेटी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। अब मैनेजमेंट कमेटी में क्या होगा? आपका वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो रहेगा ही रहेगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, विलेज पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव, 3 लोकल नॉन गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट के मेंबर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल, सारे के सारे लोग रहेंगे इसमें, एक कमेटी बनेगी। क्योंकि देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज जो हैं इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, और इसमें सबसे तगड़ा प्रोजेक्ट जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर है, क्योंकि टाइगर आपका नेशनल जो है वो एनिमल है। तो अब इस नेशनल एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए यू शुड हैव टू टेक मेनी स्टेप्स एट मेनी लेवल। ओके, फिर 38 कहता है डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व कमेटी का भी अलग एक बनेगा, जो कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ के फ्लोरा, फना और कल्चरल कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस को अंजाम देंगे। जो मैंने एक एक लाइन लिखा है, एक एक पॉइंट लिखा है, आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं कि क्या हम कह रहे हैं, उसको आपको जानना चाहिए। इन योर मेमोरी इट शुड बी रादर देन इन योर नोट्स। 37 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ क्लोज एरिया का डिक्लेरेशन भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। नेशनल पार्क का स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब देखो आप लोग, सेंचुरी का डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल पार्क का स्टेट गवर्नमेंट, क्लोज्ड एरिया का स्टेट गवर्नमेंट। और कैसे करेगी डिक्लेयर उस एरिया को? देखिए, वेयर द स्टेट government lease or otherwise transfer any area under its control not being an area in a sanctuary to the central government. The central government may, if satisfy that condition in relation to sanctuary declared by the state government. Power of central government to declare sanctuary or national park. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंचुरी और नेशनल पार्क को डिक्लेयर करे, उनके पास भी एक पावर है, परंतु ये ध्यान में रखना होगा कि सेंचुरी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर कर दी है तो इट शुड बी नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय द। अब ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ को 2 लोग डिक्लेयर कर रहे हो। तो एक अगर कोई मान लीजिए इलाका कोई भी है, वैसे मान लीजिए कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया। अब उसके अंदर अगर कोई सेंचुरी डिक्लेयर करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। अब मान लीजिए कोई जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट
ने डिक्लेयर किया हो गिर नेशनल पार्क, तो अब उसके अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट चलाना हो या कोई सेंचुरी डेवलप करनी हो तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पर ये दोनों डिक्लेरेशन में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट होनी अनिवार्य है, इंक्लूडिंग स्टीयरिंग कमेटी, जो भी आप आगे पढ़ेंगे। मुद्दों को समझते रहिए बस। चैप्टर 4A कहता है सेंट्रल जू अथॉरिटी और जू का रेगुलेशन। अब इस चैप्टर के बारे में आप बस ये जानिए, समझिए। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर ये नहीं कि आप 10 सांप पाल लिए, 10 बंदर पाल लिए, 4 कुकुर पाल लिए तो कहें हम चिड़ियाघर हो गए ना। चिड़ियाघर ऐसे नहीं डिक्लेयर होता। चिड़ियाघर डिक्लेयर होगा, उसके लिए अथॉरिटीज़ नियुक्त होंगी, उसके लिए एक चेयरपर्सन होगा, उसके लिए मेंबर्स होंगे नॉट एक्सीडिंग 10, और वो मेंबर्स उसका सर्वे करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, तब वो चिड़ियाघर डिक्लेयर होगा। चिड़ियाघर में हंटिंग एकदम प्रतिबंधित है, ये जान लीजिएगा। मिनिमम स्टैंडर्ड उसमें क्या क्या होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी उसमें होगा, उसके मिनिमम स्टैंडर्ड होगा। कौन एनिमल का रख रखाव करेगा, कौन एनिमल की साफ़ सफाई करेगा, कौन चिड़ियाघर की साफ़ सफाई करेगा, कौन सैनिटाइजेशन करेगा, कौन उसके इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की ब्रीडिंग को देखेगा, कौन उसके ब्रीडिंग और हैचिंग को देखेगा, कौन उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट को देखेगा, कौन उसमें टूरिज़्म डेवलपमेंट को देखेगा। ये सारी चीज़ें इसमें 10 मेंबर होते हैं, इनके अंदर ज्यूरिडिक्शन में आता है। तो बिना अथॉरिटी के चिड़ियाघर भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकता कोई गवर्नमेंट। और चिड़ियाघर डिक्लेयर करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है किसी को चिड़ियाघर जो है डिक्लेयर करना। जैसे लखनऊ में चिड़ियाघर है तो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट में किसकी जिम्मेदारी होगी, किस विभाग की, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इसमें वर्क करता है। अब नेशनल पार्क हो, सेंचुरी हो या चिड़ियाघर, आपको फंड मिलेगा, ग्रांट मिलेगा रख रखाव मेंटेनेंस के लिए। और यही फंड और ग्रांट, चूंकि सरकार आपको अगर 1 रुपये भी देगी तो आपसे उसका लेखा जोखा मांगेगी। तो एनुअल रिपोर्ट शुड बी लेड बाय द अथॉरिटीज टू द पार्लियामेंट, बोथ द हाउस, एंड इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली you should have to put the entire annual report of the grant or fund you received from the government. Next है recognition of zoos, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर की रिकॉग्निशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड करती है। कोई भी चिड़ियाघर, अब ये अमेंडमेंट है आपका 38H अमेंडमेंट है, कोई भी चिड़ियाघर बिना अथॉरिटी के नहीं होना चाहिए। अगर कोई वहाँ पे उसका हेड नहीं है तो वो चिड़ियाघर जो है के कैटेगरी में वो नहीं आएगा, वो अथराइज नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट उस पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकती है, उसमें मौजूद एनिमल्स को वापस जो है भेज सकती है। कहाँ, मान लीजिए लगता है सरकार को कि भाई जो चिड़ियाघर में जानवर है उसका प्रॉपर केयर नहीं हो रहा है, तो ये भी जान लीजिए कि सरकार वो अधिकार छीन कर उन जानवरों को वापस जंगल में भेजा जा सकता है, सेंचुरीज में भेजा जा सकता है। ये अथॉरिटी होती है। चिड़ियाघर में किसी प्रकार का जानवरों से छेड़छाड़ प्रतिबंधित है। अगर आप पत्थर मार रहे हैं बंदर को या बंदर को छिड़ा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 4 लाठी फ्री में पाएंगे और जेल भी हो सकती है, पेनाल्टी भी लग सकती है। और ये शिक्षा अपने बच्चों को भी दें अगर आप सुन रहे हैं तो, कि चिड़ियाघर में जाके बंदरों को या जानवरों को नहीं छेड़ना, नहीं तंग करना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैंने बहुत पहले दिया था फॉरेस्ट एक्ट में। हुआ क्या था कि दिल्ली में, फिर बता रहा हूँ मैं, दिल्ली में एक शेर के पिंजड़े में एक आदमी गिर गया। शेर को ट्रेंड किया जाता है चिड़ियाघर में। इसमें ये देखिए ट्रेनिंग अथॉरिटी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, एनिमल के कैपिटिटिव जो एनिमल हैं उनके इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए जो है अथॉरिटीज़ नियुक्त की जाती हैं मेंटेनेंस के लिए, रिकॉर्ड और जो भी उसका टाइम टेबल मेंटेन होता है। ठीक है, तो अब उसमें नियुक्ति थी, वो ट्रेंड था। उस टाइगर का नाम था, जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए, विजय। उस टाइगर को बंगाल टाइगर था, शेड्यूल 1 में आता है। अब उस पर वो आदमी गिर गया। अब शेर आया, उसको सूंघ कर चला गया। वो जा रहा था, ऊपर से पब्लिक जो है हो हल्ला शुरू कर दी, कुछ ने उसको ढेला मारा। वो वापस आया, उस व्यक्ति को उठाया और लेके चला गया, खा पी के चट।
अब बहुत सारे पत्रकार और विद्वान जो शाम को टीवी बैठ जाते हैं, ये अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं। तो अब ये ज्ञान के पिटारे बाजा पीटने लगे कि उसको गोली क्यों नहीं मारे शेर को। भाई गोली नहीं मार सकते, और जो गोली चलाएगा ना वो खुद ही जेल चला जाएगा। और रही बात ट्रैंकुलाइज़र देने की, तो ट्रैंकुलाइज़र भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैंकुलाइज़र देने का सिर्फ सेंचुरी और आपका नेशनल पार्क में अधिकार होता है। जू के अंदर ट्रैंकुलाइज़र मिनिमम कलेक्टर लेवल के अधिकारी, वार्डन, चीफ और नेशनल बोर्ड की परमिट के बाद ही दिया जाता है। और चूंकि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता था, इसीलिए आप उसको बिना परमिट के बुलेट गन भी नहीं चला सकते उसके ऊपर, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ्स होते हैं, ये जब जू में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, और उस एग्रेशन में वो ज़्यादा घातक हो जाता। इसीलिए वहाँ पे जू अथॉरिटी चुप रही। ये जान लीजिए, वो गोली उसमें नहीं चला सकते, अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। चैप्टर 4B कहता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन की अथॉरिटी के बारे में लेके एक प्रश्न आया था कि किस चैप्टर के अंतर्गत आया, और यही सब ऐसे पूछ देता है घुमा घुमा के क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोग फॉरेस्ट एक्ट समझ लिए थे, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चैप्टर 4B में है। ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बी में है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला, यदि आप एग्जामिनेशन पर्पस तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS या आप UGC नेट, तो बहुत ज़्यादा फोकस हो कि इसको पूरा आप देखिए। और अगर आपको MSc और BSc कर रहे हैं तो आप नोट्स के पर्पज से देख सकते हैं। इसका जो है हम लोग जब ये सारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे क्यूरीज भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं, तो उस सजेशन को हम लोग तुरंत अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट कर करके पूरा वो मटेरियल आपका तैयार हो रहा है, वो सब हमारे टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल रहेगा। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। पहले हम पूरा पढ़ा तो लें, एडिट तो कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग जब हम टाइप करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो है कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो उसको फिर बाद में हम जो उसका मेन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें ऐड करते हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आइए अब इसका डेफिनेशन, नेशनल टाइगर क्या है कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चैप्टर 4B के अंतर्गत बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। स्टीयरिंग कमेटी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, इसमें स्टीयरिंग कमेटी है, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है, टाइगर रिजर्व स्टेट है, टाइगर रिजर्व्स है। अब देखिए इसमें लिखा है फाउंडेशन, गौर कीजिएगा। जितने लोग PCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं इस बात को ध्यान दें, जो भी लोग आपका CA की तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान दें। GST में एग्जम्पशन मिलता है वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉरेस्ट्री में देश के, तो GST में आपको एग्जम्पशन मिलता है, वेव ऑफ मिलता है। ठीक है, ये जानकारी आपको दिया मैंने, नहीं नोट कर लीजिएगा। 38 सेक्शन कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल टाइगर अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो बनेगी वो कैसे बनेगी? अथॉरिटी बनेगी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, नेशनल जो बोर्ड है उसको स्टेट और सेंट्रल दोनों है, पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब ये अथॉरिटी में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है स्टेट का होगा, फिर 3 मेंबर होंगे पार्लियामेंट के, 8 एक्सपर्ट होंगे, 1 मेंबर सेक्रेटरीट फॉरेस्ट होगा, 1 डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट होगा, और 1 वाइल्ड लाइफ का जो है मिनिस्ट्री होगा स्टेट का, 1 चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, 1 ऑफिसर होगा नॉट बिलो रैंक सेक्रेटरी फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेक्रेटरीट मिनिस्ट्रीट का होगा ट्राइबल अफेयर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। यहाँ पर 2 चेयरपर्सन लिखा है, आप घबराइएगा नहीं, चेयरपर्सन नेशनल कमेटी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब और दूसरा है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमेटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ध्यान रखिएगा, 2 अलग चीज़ें हैं, 1 इज़ ट्राइब एंड 1 इज़ कास्ट। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग सकता है कि कौन सा सबसेक्शन कास्ट और कौन सा सबसेक्शन ट्राइब, क्योंकि देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, विगत वर्षों में जनरल नॉलेज का परिभाषा ही बदल गया। अब पूरा का पूरा जनरल नॉलेज मतलब पर्यावरण विज्ञान है, सीधा सीधा बात, पर्यावरण विज्ञान ही पूछा जाता है हर जगह, क्योंकि इसका जीके कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा अपडेट होता रहता है।
हम लोग इस साल जो पढ़ाते हैं इन्वायरमेंट साइंस में वो अगले साल चेंज हो जाता है। बाकी अदर सब्जेक्ट में देखिए आप एक नोट्स बना लीजिए, जो परंपरागत विषय हैं वही नोट्स आपके पीढ़ियों दर पीढ़ी चलेगा, पर इन्वायरमेंट साइंस में ऐसा नहीं है। बीएससी और एमएससी दोनों के बच्चे इसको देख रहे होंगे, जो एलुमनी है वो भी देख रहे होंगे हमारे। टोटल डिफरेंट है, जो वो पढ़े, जो बीएससी में पढ़े, जो एमएससी में पढ़े, जो अब देख रहे हैं, टोटल डिफरेंट है। हर साल चेंज होते हैं, हर साल अमेंडमेंट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट होगा, इंस्पेक्टर जनरल। अब ये जितने भी अधिकारी नियुक्त होंगे ये सर्किल में होंगे। सर्किल मतलब गोल गोल घूमेंगे नहीं, सर्किल मतलब होता है कि इनका एक टर्म पीरियड होगा, कुछ साल के लिए नियुक्त होंगे ऑन डेपुटेशन, ये 3 साल होता है, ये जान लीजिएगा। 3 ईयर डेपुटेशन होता है। इस कमेटी में जितने भी मेंबर हैं उनका डेपुटेशन 3 साल का होता है। अब आगे चलते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बहुत है। टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास बहुत सारे पावर हैं। उन टाइगर की रख रखाव, उसका मेंटेनेंस, उसका खाना, उसका मेंटेनेंस, खाना पीना, सब कुछ टाइगर का जो भी है, हैबिटेट, उसको कोई बीमारी होती है उसका रख रखाव, उसकी सुरक्षा व्यवस्था। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी कमेटी उसके नए नए आयामों को तलाशती है, उस पर अपने राय और अभिव्यक्ति व्यक्त करती है, फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है। मैनेजमेंट के अपडेशन प्रोग्राम को समय समय पर जनसंपर्क कार्यक्रम के थ्रू भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, ये सारा कुछ इसके अंतर्गत आता है। भाई टाइगर आपका राष्ट्रीय पशु है, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। 38Q, इसमें भी ग्रांट एंड लोन सेम प्रोसीजर है, ग्रांट मिलेगा, लोन मिलेगा। 38R, उसी लोन का सारा हिसाब किताब आप सरकार को देंगे, पार्लियामेंट को देंगे। हमेशा जान लीजिए, कहीं भी लिखा रहे कि पार्लियामेंट को इसकी सूचना देनी है बोर्ड में, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, नॉय, कोई एक्ट हो, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट को देनी। मतलब कि 1 कॉपी टू स्टेट गवर्नमेंट, 1 कॉपी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 कॉपी टू, अगर कहीं पार्लियामेंट लिखा है उस केस में बता रहा हूँ, 1 कॉपी टू सेंट्रल बोर्ड, 1 कॉपी टू स्टेट बोर्ड, आइदर 1 कॉपी टू लोकसभा, 1 कॉपी टू राज्यसभा। बोर्ड्स में ये अथॉरिटीज है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, पर चूंकि अगर कहीं भी पैसे का मैटर आता है तो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में उस कॉपी को प्रेजेंट किया जाएगा और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी किया जाएगा। सेम, चाहे कोई भी लॉ, अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, कोई बोर्ड इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, कोई अथॉरिटी उसको नियुक्त किया, अब उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसका खर्चा जो भी ऑडिट होकर जाएगा वो सेंट्रल बोर्ड के दोनों ही हाउस में पार्लियामेंट के रखा जाएगा और साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली के भी रखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली में भी लेजिस्लेटिव पारित होगा। पारित नहीं मतलब कि आप ये समझिए कि एक कॉपी भेजी जाएगी। फिर स्टीयरिंग कमेटी की बात आती है। स्टीयरिंग कमेटी में क्या है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये स्टेट की होती है, वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, 3 प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, 2 मेंबर ऑफ स्टेट और ट्राइबल होते हैं काउंसिल के, इसी तरह अलग अलग मेंबर्स। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा यहाँ स्टेट का, वो होगा 100 ऑफिसर ऑन डेपुटेशन, यहाँ को भी देखेगा वो। फिर टाइगर कंजर्वेशन प्लान, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसका आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक हम इसको बतिया रहे हैं तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 38(5) टाइगर कंजर्वेशन प्लान, 38(x) में 10 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेशन फाउंडेशन, वही फाउंडेशन जो आपको इनकम टैक्स तक में रिबेट देता है। अब इस फाउंडेशन में टेक्निकल, फाइनेंशियल, लीगल सारे के सारे आ जाते हैं। टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, उसके हैबिटेट के डेवलपमेंट के लिए सारा कुछ आ जाता है। जितना भी आप सोच रखते हैं टाइगर को कंजर्व करने के लिए, वो सब कुछ इसमें इंप्लीमेंट होता है। इसका जो लास्ट वीडियो होगा उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ की हम लोग ऐड कर रहे हैं। चैप्टर 4C टाइगर का जो है क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, CBI, तो इसको कहते हैं ESCCB, इंडेंजर्ड स्पीसीज क्राइम कंट्रोल ब्यूरो।
तो ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मतलब कि वही बस आप गन मेटल लेके चले तो क्राइम में आए। और इस क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड एडिशनल कमिश्नर इन्वॉल्व होता है। तो मीन्स कि अगर इसके अंदर आपने जद में आए तो समझ लीजिए फिर टाइगर वाले में तो जाना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था वो फॉरेस्ट एक्ट में जो 5 पॉइंट है ना सेक्शन, वो 5 सेक्शन बहुत घातक है। वो कहाँ फंसा देंगे आपको, इसकी आपको भनक नहीं लगेगी। और जब तक आप छटपटाएंगे तब तक आपके ऊपर पेनाल्टी पे पेनाल्टी लगना शुरू हो जाएगी। अगर आपके गाड़ी में एक चक्कू भी मिल जाए और वो सेंचुरी या नेशनल पार्क से गुजर रही हो, चाहे वो हाईवे हो, आपको पुलिस पकड़ कर अंदर डाल सकती है, ये जान लीजिएगा। सलमान खान के केस में गन मेटल मिला। गन मेटल की जब हम बात करते हैं तो कारतूस और बंदूक और खाली खोखे भी मिले। इस पर भी चर्चा होगी उसमें कि कहाँ तक पेनल्टी किया जा सकता है। एक बार मैंने और भी किया था, क्योंकि न्याय की स्थापना करने के लिए, न्याय को मजबूती के लिए कानून ऐसे कठोर होने चाहिए। ये धरती बराबर बटी है। ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, मेल है फीमेल है, इससे कोई मायने नहीं रखता। नेचर के लिए आप एक स्पीसीज़ हैं जिसका नाम है होमो सैपियंस सैपियंस। खुदे रखे हैं हम लोग, खुदे अपना नाम रखे हैं होमो सैपियंस सैपियंस। वैसे ही आंट है, वैसे ही क्रोकोडाइल है, वैसे ही उल्लू है, गधा है, हाथी है, घोड़ा है, चींटी है। सबको समान फेज में नेचर ट्रीट करती है, सबको समान फेज में, सबके लिए सब कुछ बराबर है। दिक्कत और गलती कहाँ से हुई, जब इकोलॉजिकल पिरामिड बना था उस दौरान ह्यूमन ने अपने आप को सबसे टॉप कंज्यूमर रख दिया, माने इस अर्थ का माई बाप बना दिया, और यही सबसे बड़ी गलती थी। वी आर नॉट टॉप कंज्यूमर, वी आर नॉट टॉप कंज्यूमर इन केस ऑफ नेचर। हम प्रकृति को समझे ही नहीं, हम विज्ञान अपना झोंकते चले जा रहे हैं। पहले इसको समझिए तो, और इसको समझना ही पर्यावरण विज्ञान पढ़ना है, ये जान लीजिएगा। सबके मान का भी ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसको जितना पढ़ेंगे ना उतना इसमें डीप में आप चले जाएंगे। और पूरे दुनिया का कोई ऐसा मंच बताइए, इस लॉकडाउन में हुआ कोई ऐसा सेमिनार वेबिनार बताइए जो पर्यावरण छोड़कर और किसी मुद्दे पे ज़्यादा देर तक टिका हो। घूम फिर के सभी को पर्यावरण पे ही बात करनी है, सबको ही इसी पे करना है। कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया का, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के रन ही नहीं कर सकता। कोई भी प्रोजेक्ट XYZ जो भी आप ले लें, इंक्लूडिंग डिफेंस। तो ये सारे का सारा पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द क्राइम ब्यूरो में आता है। टाइगर के लिए रख रखाव, सुरक्षा, संरक्षण, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल, फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें इसमें इंडल्ज होती हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। हमेशा जान लीजिए, मेरे जब भी वीडियो देखिए तो आप बीच में मत देखिए, 1 2 3 इसका है, सारा लिंक आई बटन में है और सबका सब कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्द ही हम लोग टेलीग्राम पे इसका PDF भी अपलोड कर देंगे ताकि आपको सहूलियत हो नोट्स बनाने के लिए। तो हमारे टेलीग्राम पे भी आप रहिए, परेशान मत होइए, केवल व्यूज़ ही कर दीजिए, बहुत है। लाइक्स, हमारे कई सारे बच्चों ने अपने वीडियो डाले हैं, अपने पे विचार रखे हैं, उनके लिए एक आशीर्वाद के रूप में अपना लाइक आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।